नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियां। भारत अमेरिका का साथ साथ चलने का नारा, वॉशिंगटन पोस्ट में नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा का साझा संपादकीय। नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं, आरबीआई ने कहा, महंगाई की चुनौती बरकरार। एनसीपी से गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस नहीं है जिम्मेदार, सोनिया गांधी ने दिया शरद पवार के आरोप का जवाब। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी के बाद भी रहेंगे 10,000 अमेरिकी सैनिक, नई अफगान सरकार और अमेरिका के बीच समझौता। और एशियाई खेलों के 11वें दिन भारत को 4 पदक, विकास गौड़ा को डिस्कस थ्रो में रजत, हॉकी के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। और अब पहली खबर। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई के इस कदम से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे उद्योग जगत ने निराशा जताई है। ईएमआई में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से निराशा हाथ लगी। समीक्षा में आरबीआई ने सभी नीतिगत ब्याज दरों को पहले के स्तर पर बनाए रखा है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने इस फैसले पर अपने तर्क कुछ इस प्रकार दिए। Oil prices which are low now can go up or they can go even lower. Some people are projecting really low oil prices, others are projecting a reversion to where they were. Similarly, every other factor is subject to some uncertainty, so we have to see. The policy will be data contingent. आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए 5.5% और 2015-2016 के लिए 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया है। बैंक का मानना है कि चालू साल की पहली तिमाही जैसी विकास दर दूसरी और तीसरी तिमाही में बरकरार रखना मुश्किल होगा। हालांकि चौथी तिमाही में आर्थिक विकास की रफ्तार फिर तेज हो सकती है। We are a little better than we were in August, but we are still not there are still risks in achieving the 6% target. We are more confident of achieving the 8% target. मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक आरबीआई एक स्थिर तौर पे महंगाई को कम होते नहीं देख लेते, शायद वो तब तक ब्याज दरों में बदलाव ना करें। फिलहाल अल्पकालिक कर्ज दर यानी रेपो रेट 8% और नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर 4% है। आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रखने की बात भी कही है। बैंक नवंबर के आखिर तक छोटे और भुगतान बैंक पर गाइडलाइंस जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आरबीआई के इस कदम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनी भास्कर के एडिटर हरवीर सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरवीर जी। तो आरबीआई ने जो आज अपनी मौद्रिक नीति जारी की है, हालांकि उसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, क्या हम माने कि सचमुच महंगाई ही आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता रही? देखिए, बिल्कुल रही है। और आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया पॉलिसी को लेकर के। रघुराम राजन लगातार इस बात के लिए सख्त रहे हैं कि जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाएंगे तब तक ब्याज दरों में कटौती नहीं की जाएगी। अगर पिछली सरकारों के वक्त भी कोशिश हुई और हमारे उद्योग जगत का तो लगातार दबाव रहा। ये कहा गया कि विकास दर को कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह है कि महंगा कर्ज उपलब्ध है और इस वजह से दिक्कत है, लेकिन उन्होंने कहा कि महंगाई मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और महंगाई में भी उन्होंने जो बेस लिया है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया। तो उसकी जो पॉलिसी में इन्होंने चेंज किया कि हम सीपीआई को बेस बनाएंगे और जब तक वो ये नीचे नहीं आ जाएगा, क्या कोई अनुमान है कि ये महंगाई दर कब तक नीचे आ जाएगा? क्या आरबीआई ने कोई अनुमान? देखिए, आरबीआई का मानना था कि मार्च तक इसमें कमी आ जाएगी, जो उनका अपेक्षित स्तर है जहां वो चाहते हैं। लेकिन इधर जो खरीफ का जो मानसून की जो स्थिति रही है, बारिश तो भले ही सामान्य से करीब 12% कम रही है, लेकिन उसका जो स्प्रेड रहा है, जो रेनफॉल जिस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है पूरे मानसून सीजन में, वो बहुत अनइवन रहा है। तो उनको लगता है कि इस वजह से खरीफ, और सरकार ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं खरीफ के उत्पादन कम होने की बात, उत्पादन में कमी की आशंका उसमें जताई गई है, जो पहले जो आरंभिक अनुमान आए। तो आरबीआई देखना चाहता है कि
जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिशा में आरबीआई चल रहा है वो उसी दिशा में जारी रखना चाहता है अपनी नीति को, और जब बिल्कुल पक्के सबूत आ जाएं कि महंगाई पर अंकुश लगाना उसकी जो एक कोशिश है उसमें वो कामयाब होता दिख रहा है, उसके वक्त वो अपनी हो पॉलिसी सकता है आरबीआई की इस मौद्रिक नीति से आम आदमी संतुष्ट हो, लेकिन इंडस्ट्री इसे किस तरह से देख रही है? क्या उसे और इंतजार करना पड़ेगा निवेश के लिए, सस्ते कर्ज के लिए? देखिए बिल्कुल करना पड़ेगा, और लगता है कि जो चौथी तिमाही होगी इस वित्त वर्ष की, उसके आसपास जाकर ही कुछ उम्मीद हो सकती है, उसमें कुछ तब्दीली नज़र आए, क्योंकि अभी जो आरबीआई ने अपना जो कहा है कि जनवरी से मार्च के बीच महंगाई दर वो 8% पर पहुंच सकती है, और उसके लिए इसी को कारक बनाया। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन है उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा, क्योंकि क्रूड की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि रुपया किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि अभी जैसे देखिए रुपया जो है वो फिर लगातार गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ रहेगा, रुपया कहाँ रहेगा, अभी हमें पल्सेस का इम्पोर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा, एडिबल ऑयल हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कुल मिला करके देखिए, आम आदमी की सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो ये है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम कब कंट्रोल में आएंगे, और इसको लेकर आरबीआई भी चिंतित है। लेकिन एक और आम आदमी की चिंता होती है, जैसे बड़े बड़े महानगरों में हमने देखा है तमाम लोग ईएमआई पे ही अपना घर चला रहे हैं। तमाम जिनको अपने घर में निवेश करना है, जिनको बड़े सामान खरीदने हैं, सब ईएमआई पे खरीदते हैं। तो जो ईएमआई वाले कर्जदार हैं उनके लिए कोई राहत की बात है, या जैसा का तैसा रहेगा? देखिए अभी तो जैसा का तैसा रहेगा। बैंकों ने जिस तरह के, बैंक के प्रमुख हैं उनकी जो टिप्पणी है आज की आरबीआई पॉलिसी के रिव्यू के बाद, उनका कहना है कि हम लोग डिमांड सप्लाई को देखेंगे। इसीलिए अभी जो डिपॉजिट रेट्स पीछे थोड़ा सा कम किया था एसबीआई ने, उसमें संकेत मिलता था कि अगर डिपॉजिट रेट्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा, तो शायद ब्याज दरों में कुछ कटौती हो सकती है। लेकिन अभी शायद इस तरह का उम्मीद कम है, और ये अभी बिजी सीज़न है और इसमें डिमांड जो है वो ग्रो हो सकती है। हालांकि सरकार की तमाम सारी जो नीतियां हैं ग्रोथ बढ़ाने की और इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की, तो उससे फ्लो बढ़ेगा। जहाँ तक नहीं, लेकिन इस स्थिति में इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति मेरे ख्याल से देखिए, अगर आरबीआई 1/4% या कुछ इस तरह का तब्दीली कर देता, उसमें बहुत कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं होता, वो जस्ट एक संकेत होता और एक माहौल बनाने वाली बात होती। तो वो माहौल भी नहीं दिया है अभी। देखिए माहौल में ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि तमाम सारे हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बाहर से भी ब्याज कर्जा लेते हैं, और वहाँ पर ब्याज की दरें बहुत ही कम है। अब इन तमाम जो ग्लोबल बैंक्स हैं, वो चाइना के बैंक हों और दूसरे बैंक हों, या यूरोप से हम लोग कर्जा लेते हैं, वहाँ पर ब्याज दरें बहुत नीची हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसको निवेश करना है, मेरा मानना है कि वो इन ब्याज दरों के चलते वो रुकेगा नहीं निवेश। अगर जिस तरह से पॉलिसी एनवायरनमेंट जो है जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्हें निवेश करना है वो निवेश करते रहेंगे, इन ब्याज दरों की वजह से आरबीआई की इस मौद्रिक नीति से उस निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच पे तो कोई अभी मुझे लगता नहीं कि कोई असर लेकिन इस समय देश में एक बहुत बड़ा मामला बैंकों का है, विलफुल डिफॉल्टर्स का। बैंक लगातार मुश्किल में हैं क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, और अभी हाल में जिस तरह से कोल ब्लॉक्स आवंटन रद्द हुए हैं उससे इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर आरबीआई की चिंता है, और वो किस तरह से इसे देख रही है? देखिए, एक तो आरबीआई ने आज भी कहा गवर्नर ने कि जो विलफुल डिफॉल्टर का जो डेफिनेशन है उसको हमें बदलना है, उसके ऊपर काम हो रहा है। विलफुल डिफॉल्टर में है, अगर किसी ने कर्जा लिया है और उस पैसे का उपयोग वो गैर कानूनी तरीके से, या जो नियम शर्तें कर्जा देते वक्त लगाई गई थी उनका उल्लंघन करके उसका दुरुपयोग करता है, तो उसको विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में लाया जाएगा। और ये भी कहा है कि अगर पिछले बयान भी देखें आप रघुराम राजन के, उन्होंने कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर का जो टैग है वो एक डेटरेंट की तरह से काम करेगा, क्योंकि जो इस कैटेगरी में आएगा उसको फिर कर्ज मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है उस इंडस्ट्री को या उस व्यवसाय को। तो ये लगातार जिस तरीके से कॉरपोरेट डिफॉल्ट की बात आती है, हमारे एनपीएस बढ़े हैं, और रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है, और रिस्ट्रक्चरिंग में आप देखिए पीछे आम आदमी को कोई नुकसान तो नहीं है? सबसे बड़ी चिंता मेरे ख्याल से देखिए आम आदमी, क्योंकि अगर बैंक घाटे में जाएंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ सकता है। देखिए बैंकों की जो वित्तीय सेहत है उसका बेहतर रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आज भी रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि जो कोयला का जो मसला है, जो कोल ब्लॉक का जो आवंटन रद्द हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बैंकों का अगर पैसा फंसा है तो कोई उनके लिए कोई मदद का रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई राहत उनको देनी पड़ेगी। जी, और वो क्या कोई रास्ता बताया है? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बताया। अब ये
उनका मेरे ख्याल से सरकार की तरफ इशारा है कि कोई पॉलिसी इनिशिएटिव लिया जाए जिससे कि बैंकों का ये कर्जा बैड लोन में तब्दील ना हो। अगर हम 3 पॉइंट्स में इस पूरी मौद्रिक नीति को सम अप करना चाहें जो आम आदमी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, तो क्या होंगे वो? देखिए, एक तो ये है कि जो आम आदमी सबसे ज़्यादा जो इसको देखते हैं वो ईएमआई में तो कोई तब्दीली नहीं है, उसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी इंडस्ट्री थोड़ी चाह रही थी कि कुछ रास्ता बने, वैसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो संकेत आगे के लिए दिए हैं कि ग्रोथ थोड़ा बेहतर होगी, महंगाई को काबू में रखने की उनकी जो नीति है उस पर वो बरकरार रहेंगे। और इंडस्ट्री को ये भी उन्होंने संकेत दिया है कि जो बैंकों के साथ जो नियम कायदे की बात है, जिसके ऊपर कर्जा है, उसको सही से चुकाना चाहिए। प्लस जो बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने की जो बात की है, जनधन योजना का स्वागत किया है, साथ में बैंक का खाता खोलने के लिए जो सेल्फ सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है कि अगर सेल्फ सर्टिफाई करके कोई डॉक्यूमेंट देते हैं बैंक उससे आपका खाता खोलेगा। जी, हमें आरबीआई की इस मौद्रिक नीति को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्य बात यह है कि आरबीआई की चिंता अभी महंगाई को लेकर है, इंडस्ट्री के लिए कोई खास खबर नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल तौर पर कर्जधारक हैं उनके लिए भी कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहें तो आरबीआई फिलहाल महंगाई को कंट्रोल करने पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। चलें साथ साथ का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकवाद और समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने का वादा किया है। दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता की शुरुआत के पहले इसे पाकिस्तान और चीन के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में मोदी और ओबामा के हस्ताक्षर से छपे इस साझा संपादकीय में दक्षिण एशिया को एक सूत्र में बांधकर उसे मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का साझा प्रयास करने की बात कही गई है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और किसी अन्य देश के सरकार के प्रमुख ने साझा लेख या फिर इस तरह का कोई संपादकीय लिखा है। दोनों नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का नाम लेते हुए दोनों देशों को स्वाभाविक मित्र भी बताया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन डीसी के महात्मा गांधी मेमोरियल पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी वहां मौजूद थीं। वहां बड़ी तादाद में जुटे भारतीय मूल के लोग नरेंद्र मोदी के आने पर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दोनों ही देशों के संबंधों को पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सोमवार को डिनर के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देश इस तरीके से काम करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को बड़ी भूमिका मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ शिखर वार्ता के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कारोबार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात की। बोइंग, केकेआर, ब्लैक रॉक, आईबीएम, जनरल इलेक्ट्रिक और गोल्डन सॉक्स के साथ प्रधानमंत्री ने अलग अलग बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने 11 दूसरी बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ संयुक्त मुलाकात में भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। हालांकि अमेरिकी कंपनियों ने कहा है कि इसके लिए माहौल और कानूनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जो भी आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए, प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वेदर इट बी इन टैक्सेशन लॉ, वेदर इट बी इन पैटेंट लॉ, व्हिचएवर यू डू इट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। अमेरिकी कारोबारियों की बातों को ध्यान में रखते हुए बाद में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि वे कारोबार में विदेशी निवेश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अमेरिका को भारत की खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे देश में गरीब लोग हैं, गरीबों को भूखा रख करके हम नहीं चल सकते, और इसलिए फूड सिक्योरिटी एंड ट्रेड फैसिलिटेशन दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, ये मेरे देश का आग्रह है। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में विदेश नीति पर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस को संबोधित करते हुए ये भी साफ कर दिया कि आतंकवाद के मामले में अमेरिका की नीति से वे सहमत नहीं हैं। टेररिज्म को हम अलग अलग तराजू से नहीं तोल सकते। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, ऐसा नहीं चल सकता। टेररिज्म होता है, अगर उसको गुड और बैड टेररिज्म हमने कर दिया तो वो टेररिस्ट उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे।
हालांकि व्हाइट हाउस में सोमवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिनर के दौरान एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच शिखर वार्ता होगी तो उसमें नतीजे पता चलेंगे। इस बैठक में परमाणु समझौते और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को लागू करने में आने वाली बाधाओं और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका के रुख पर भी चर्चा होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब चुनाव से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गठबंधन टूटने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को जिम्मेदार बताया है। वहीं सोनिया गांधी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनसीपी को जिम्मेदार करार दिया है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जम्मू पहुंची सोनिया गांधी ने कहा कि गठबंधन तोड़ने के लिए उनकी पार्टी दोषी नहीं है। हमारे वजह से नहीं, ना मेरे वजह से, ना राहुल की वजह से, ना कांग्रेस पार्टी की वजह से। इससे पहले एक मराठी चैनल के इंटरव्यू में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की वजह से गठबंधन टूटा है। शरद पवार ने चौहान पर धीमी गति से काम करने का आरोप भी लगाया। पवार ने चुनाव के बाद बीजेपी से किसी गठबंधन से इनकार किया है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही है। इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। कांग्रेस और एनसीपी के बीच 15 साल पुरानी दोस्ती टूटने के बाद दोनों पार्टियां अकेले चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव से जुड़ी बाकी खबरें विस्तार से आप देख सकते हैं ठीक 7:30 बजे हमारी लोकतंत्र बुलेटिन में। पढ़ते हैं आगे की खबरों में। बेंगलुरु में जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई कल यानी 1 अक्टूबर को होगी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में जयललिता अभी बेंगलुरु की जेल में बंद हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा जेल में सजा काट रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को अभी जमानत के लिए इंतजार करना होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। विशेष अदालत में केस के दौरान विशेष लोक अभियोजक रहे भवानी जे सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें आपराधिक अपील के लिए सरकारी वकील नियुक्त किए जाने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने अदालत से और समय मांगा। Today, I appeared before the court and submitted in court that I have not so far received an official communication regarding appointment of SPP regarding my appointment. So only after the receipt of that appointment order, I will represent before the court. इस बीच जयललिता के वकील राम जेठमलानी की दलील सुनने के बाद कोर्ट इस मामले की बुधवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया। जयललिता के साथ इस मामले में जेल में बंद शशिकला, वीएन सुधाकरन और इलावरासी ने भी हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। The appeal is against the order passed by the trial court convicting them for 4 years simple imprisonment and 100 crores of fine, as well as 10 crores of fine each 2, 3 and 4. Against that they have filed an appeal, and they have also sought for a suspension of sentence as well as for the bail. इधर जयललिता के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। बेंगलुरु में जेल के बाहर एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, तो चेन्नई में भी जयललिता के समर्थन में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मंगलवार को प्रदेश भर में सिनेमा घर बंद रखे गए। எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்க தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி சேர்ந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம், இயக்குனர் சங்கம், நடிகர் சங்கம், ஒட்டுமொத்த எஃப்எஃப்சி எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நாளைக்கு வந்து शनिवार को बेंगलुरु में विशेष अदालत ने जयललिता को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा के साथ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 3 अन्य आरोपियों को भी 4-4 साल की सजा और 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
असम और मेघालय में बाढ़ से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर पूर्व में आई इस बाढ़ से करीब 10 लाख लोग पीड़ित हैं। मेघालय में बाढ़ से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। असम में जोरहाट, धुबरी और कामरूप समेत राज्य के 6 जिलों के 495 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मेघालय में तुरा और गारो हिल्स के 7 जिले बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें आ रही हैं। और अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाज एल सरिता देवी के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। 60 किलो कैटेगरी के सेमीफाइनल में सरिता ने विपक्षी दक्षिण कोरिया की जिना पार्क पर ज्यादातर वक्त दबदबा बनाए रखा, लेकिन जजों ने दक्षिण कोरियाई मुक्केबाज को 3-0 से विजेता घोषित कर दिया। सेमीफाइनल में हारकर सरिता ने कांस्य जीत लिया। हालांकि पूरे बाउट के दौरान हर राउंड में सरिता देवी हावी ही रही। भारत ने इस फैसले के खिलाफ $500 फीस देकर विरोध दर्ज कराया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ आईबा ने इसे खारिज कर दिया। भारत एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी में 12 साल के बाद फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहा है। सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान दक्षिण कोरिया को 1-0 से मात दे दी। इससे पहले 2002 के बुसान एशियाई खेलों में भारत फाइनल में पहुंचा था। भारत के लिए एकमात्र गोल आकाशदीप सिंह ने मैच के 44वें मिनट पर किया। भारत अब हॉकी में स्वर्ण पदक से बस एक जीत दूर है। और अब एक नजर डालते हैं पदक तालिका पर। भारत 6 स्वर्ण के साथ 10वें नंबर पर है। चीन 125 स्वर्ण के साथ पहले नंबर पर है। दक्षिण कोरिया 54 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और जापान 37 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे नंबर पर बरकरार है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।